सरला अपनी बेटी कंचन की ऑनलाइन रसोई से तो परेशान ही थी। उसकी बहू राधिका भी ऑनलाइन रसोई वाली आ जाती है, जिससे उसकी परेशानी 4 गुना और बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों ननद और भाभी को ऑनलाइन रसोई का बहुत शौक था, लेकिन दोनों में से खाना बनाना किसी को नहीं आता था। एक दिन सुबह के समय सरला मंदिर से पूजा करके घर लौटती है और घर में शांति को देखकर अपने आप से बोलती है, आज घर में इतनी शांति कैसे है? ये दोनों ननद भाभी की जोड़ी कौन सी तूफान की तैयारी कर रही हैं, जो घर में इतनी शांति है? पक्का दोनों मिलकर कोई खिचड़ी पका रही होंगी, पता करना पड़ेगा। राधिका, कंचन, कहाँ मर गई तुम दोनों? जल्दी से रसोई में आओ, जल्दी। हाँ माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बुलाया है नालायकों। ये तुम लोगों ने क्या किया? पूरे घर को आग लगाने के पीछे पड़ी हो क्या? माँ जी, हमने क्या किया है और हम ही अपने घर में आग क्यों लगाएंगे? हाँ माँ, भाभी सही बोल रही है, हमने कुछ नहीं किया। तू तो चुप ही रह भाभी की चमची। पहले ये बताओ कि माइक्रोवेव में खाने का सामान गर्म करने के लिए किसने रखा था? माँ जी, वो तो हम दोनों मिलकर अपनी ऑनलाइन रसोई के लिए पिज्जा बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब रखा तुम दोनों ने था तो माइक्रोवेव बंद कौन करता? माँ जी, आप चश्मा लगा लीजिए, शायद आपको दिखाई दे। माइक्रोवेव बंद है। हाँ माँ, पीछे मुड़ के देखिए, बंद है स्विच। तुम दोनों इस घर में मेरा खून जलाने के लिए आई हो क्या? एक कम थी इस घर में ऑनलाइन रसोई वाली, जो भगवान ने दूसरी भेज दी। माँ, हमें आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। माइक्रोवेव भी बंद है, उसके बाद भी हमें सुना रही हो? पागल लड़की, वो मैंने बंद किया था। तुम लोगों के भरोसे होता तो अब तक पूरे घर में आग लग जाती। इसीलिए मैं तुम दोनों को चिल्ला रही हूँ कि तुम दोनों अपनी ये ऑनलाइन रसोई बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, आप क्यों गुस्सा कर रही हो? ऑनलाइन रसोई के सहारे हम आपको रोज रोज अच्छी अच्छी और नई नई चीजें खिलाते हैं, वो नहीं देखती आप, बस सुनाने में लगी है। मुझे नहीं चाहिए अच्छा खाना। तुम अपना अच्छा खाना अपने पास रखो, और आज के बाद अगर मेरी रसोई का ये हाल किया तो मुझसे बुरा सच में कोई नहीं होगा। आता जाता कुछ नहीं है और चली है ऑनलाइन रसोई चलाने। सरला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद राधिका और कंचन एक दूसरे की शक्लें देखने लगती हैं और माइक्रोवेव से पिज्जा निकाल कर देखती हैं, जो कि पूरा जल चुका था। तभी वो आपस में बोलती हैं, काजली, सारा पिज्जा तो जल ही गया है। लगता है माँ जी सही कह रही हैं। जब पिज्जा का ये हाल है तो सोचो, माइक्रोवेव तो फट जाता तो रसोई का क्या हाल होता? माँ जी तो हमारी जान ही ले लेती। हाँ भाभी, अब समझ में आया कि माँ क्यों गुस्सा कर रही थी। लेकिन माइक्रोवेव का स्विच ऑन कैसे रह गया? मैंने तो तुम्हें बताया था कि कंचन स्विच ऑफ कर दो, उसे तुमने बंद नहीं किया था क्या? भाभी, आपकी इसमें गलती नहीं है, बल्कि मेरी है, क्योंकि आपने तो मुझे बता दिया था, लेकिन मैं ही फोन पर बात करते हुए रसोई में चली गई थी और स्विच बंद करना भूल गई। तब तो माँ जी का गुस्सा करना बिल्कुल सही है। गलती तो हमारी ही थी। अगर घर में आग लग जाती तो हम क्या करते? भाभी, आगे से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमसे दोबारा ऐसी गलती ना हो, वरना माँ इस बार हमें नहीं छोड़ने वाली। बिल्कुल सही बोला तुमने। अब चलो जल्दी से रसोई की साफ सफाई कर लेते हैं, वरना माँ जी को और गुस्सा आ जाएगा। दोनों ननद भाभी मिलकर पूरी रसोई की अच्छे से सफाई करती हैं, सभी चीजों को अपनी जगह पर रखती हैं और जैसे तैसे करके सरला के लिए खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। और कुछ देर बाद सरला अपने बेटे अनुज के साथ नाश्ता करने के लिए नीचे आती है। तभी अनुज बोलता है, मुझे ना कुछ लाइट खाने का मन कर रहा है, तो तुम मेरे लिए सैंडविच और जूस लेके आ जाओ। अनुज जी, मैं आपके लिए ब्रेड ले आऊंगी, लेकिन उसे सेक नहीं पाऊंगी क्योंकि आज माइक्रोवेव खराब हो गया है। माइक्रोवेव खराब हो गया? लेकिन कैसे? अभी कुछ टाइम पहले ही तो लेकर आया था मैं। बेटा, तू बहू से ये सब क्यों पूछ रहा है? मैं बताती हूँ ना। तुझे तो पता है ना कि हमारे घर में 2 ऑनलाइन रसोई वाली हैं, जो ऑनलाइन रेसिपी देख देख कर बनाती हैं। बनता तो कुछ नहीं है, लेकिन बर्बाद सब कुछ कर देती है। मैं कुछ समझा नहीं माँ। बेटा, मेरे कहने का मतलब है कि दोनों ननद भाभी मिलकर आज ऑनलाइन रसोई में पिज्जा बना रही थी। पिज्जा तो बना नहीं, लेकिन माइक्रोवेव जरूर खराब कर दिया। तुम लोगों से एक सिंपल सी खिचड़ी तो बनती नहीं है, पिज्जा क्या खाक बनाओगे तुम लोग? प्लीज, जब तक तुम लोग ना ठीक से खाना बनाना सीख ना जाओ, तब तक कुछ नया ट्राई मत करना। जी ठीक है, लेकिन अभी आप क्या खाएंगे? अभी वही खाऊंगा जो तुम लोगों ने बनाया होगा। अनुज और सरला राधिका और कंचन की ऑनलाइन रसोई से परेशान हो गए थे, क्योंकि उसी के कारण आए दिन उनके घर में किसी न किसी चीज का नुकसान होता रहता था। एक दिन उनके घर में कुछ मेहमान आते हैं, तभी सरला अपनी बहू को बोलती है, बहू, ये मेहमान ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे,
इसीलिए तुम दोनों मिलकर इनके लिए अच्छी सी चाय और कुछ हल्का नाश्ता बना लेना, क्योंकि खाना तो तुमसे बनेगा नहीं। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, हम खाना भी बना लेंगे। इतने दिन से ऑनलाइन खाना बनाना तो सीख ही रहे हैं। नहीं बहू, आज अगर तुम दोनों ने कोई भी गड़बड़ करी तो मैं सच बता रही हूँ, तुम दोनों का फोन तोड़ दूंगी और हमेशा के लिए तुम दोनों की ऑनलाइन रसोई बंद हो जाएगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत करना, आप जो बोलोगी मैं वही करूँगी। वही अच्छा होगा तुम दोनों के लिए। सरला इतना कहकर मेहमानों के साथ जाकर बैठ जाती है और राधिका अपनी ननद के कमरे में जाकर उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर कंचन कहती है, भाभी, माँ हमको समझती क्या है कि हम दोनों मिलकर कभी अच्छा खाना नहीं बना पाएंगे। माना हर बार हमारी किस्मत खराब है, जब भी हम लोग कुछ अच्छा बनाने जाते हैं कुछ न कुछ गलत ही हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमें कुछ भी अच्छा बनाना नहीं आता है। कंचन, माँ जी को तो यही लगता है, तभी तो उन्होंने हमें खाना बनाने से मना कर दिया। तुम लोग चाय नाश्ता ही ठीक से बना दो, वही बहुत बड़ी बात है। भाभी आप चिंता मत करिए, अब हमें माँ को बताना पड़ेगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप मेरे साथ रसोई में चलिए, मैं बताती हूँ आपको। कंचन और राधिका मिलकर रसोई में जाती हैं और इस बार ध्यान से और पूरी मेहनत से चाय नाश्ता बनाती हैं। साथ ही खाने में आलू की सब्जी और पूरी भी बनाती हैं। कुछ देर बाद दोनों चाय नाश्ता लेकर मेहमानों के पास जाती हैं। तभी उन मेहमानों में से एक कावेरी नाम की औरत बोलती है, बहू, मैं तुम्हारी सास की सबसे अच्छी दोस्त हूँ, इसलिए मैं इस घर को अपना घर समझती हूँ। बिल्कुल आंटी जी, ये तो आपका ही घर है। तब तो अपने घर में शर्माना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नहीं आंटी जी, बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए। बताइए आपको क्या कहना है। बेटा, तो फिर मैं पहले ही बता देती हूँ कि इस चाय नाश्ते में कुछ नहीं होने वाला। मुझे इसके बाद खाना भी चाहिए। तेरी सास तो हमेशा से ही बहुत कंजूस है, ये तो बोलेगी नहीं, इसलिए मैं ही बोल देती हूँ। अरे भगवान, तू खाना भी खा लियो, मैं खुद तुझे अच्छे होटल में लेकर चलूंगी, लेकिन पहले तू चाय तो पी ले। तू भी सरला, क्या बात कर रही है? घर बैठकर तू होटल में खाना खाने की बात कर रही है? मुझे तो घर का ही खाना खाना है और मेरे साथ साथ सभी को घर का खाना ही खाना है। अब मैं कावेरी को कैसे बताऊं? इन्ना मेरी बेटी खाना बनाने लायक है तो खाना कौन ही बनाएगा? क्या सोचने लगी सरला तू? खाना नहीं खिलाने का मन है तो कोई बात नहीं, हम भूखे ही चले जाएंगे। नहीं आंटी जी, आपको भूखे जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाय पीकर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। तुम लोगों ने खाना बना भी लिया क्या? हाँ आंटी जी, हमने खाना बना लिया। तो फिर देर कैसी, चलो खाते हैं भाई। आज गई मेरी इज्जत सबकी नजर में। कावेरी अपने साथ सभी मेहमानों को लेकर डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठ जाती है। कंचन और राधिका सबके लिए खाना लगाती हैं और सभी लोग स्वाद लेकर खाना खाते हैं। सभी को बिना कुछ बोले खाना खाता देखकर सरला तो हैरान रह जाती है और खुद भी खाना चख कर देखती है, जो कि सच में स्वादिष्ट बना होता है, जिससे सरला का मुंह बंद हो जाता है और दोनों ननद भाभी की ऑनलाइन रसोई काम कर जाती है। कांता अपने घर में अपनी बेटी के साथ बैठकर टीवी देख रही थी कि तभी टीवी पर एक नमक का ऐड आता है, जिसमें बच्चा कहता है, अरे वाह माँ, आज तो खाना बहुत ही अच्छा बना है। क्योंकि मैंने इसमें पुष्पा नमक डाला है। जी हाँ, आयोडीन पुष्पा नमक आपके खाने का स्वाद बनाए रखे और आपकी फैमिली को भी सुरक्षित रखे। तो देर ना करे, जल्दी से पुष्पा नमक खरीदें। इस ऐड को देखकर कांता अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटा सुधीर, देख तो ये लड़की कितनी गोरी और सुंदर है, बिल्कुल सफेद नमक की तरह। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू भी बिल्कुल ऐसी ही हो। कितनी प्यारी है ये। अरे माँ, इस जैसी को क्यों, आप इसे ही अपनी बहू क्यों नहीं बना लेती? हाँ, वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है। ये लड़की मेरे घर की बहू बने, इससे अच्छा आइडिया और क्या ही होगा। अरे माँ, आप भी ना कुछ भी कहती हैं। ये एक ऐड वाली लड़की है, इसे तो मुझसे भी अच्छा लड़का मिलेगा और भला ये मुझसे शादी करेगी भी तो क्यों? अरे तो तुझ में कौन सा कोई कमी है, कितना तो स्मार्ट है मेरा बेटा। माँ, आप यहाँ बैठकर इसे अपनी बहू बनाने के सपने देखती रहो, मैं जा रहा हूँ काम पर। इतना कहकर अब सुधीर अपने काम के लिए निकल जाता है और यहाँ सुधीर की माँ ने ठान लिया था कि अब वो नीलम को ही अपनी बहू के रूप में देखना चाहती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। यहाँ कांता नीलम को अपनी बहू बनाने की सोच रही थी। वहीं दूसरी ओर नीलम की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे बीपी की दिक्कत है, जिससे कि
उसे बहुत कमजोरी होती थी कि तभी उसे डॉक्टर कम नमक खाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर के पास से आकर नीलम खुद से कहती है, डॉक्टर ने कहा था कि अगर मैं नमक कम खाऊंगी तो मैं ठीक रहूंगी। तो अगर मैं नमक बिल्कुल ही खाना छोड़ दूं, यानी मुझे तो फिर कोई डर ही नहीं है बीपी का, मैं तो बिल्कुल ही ठीक हो जाऊंगी। हाँ, ये सही रहेगा मेरे लिए और मेरी फिटनेस के लिए भी। तो आज से नमक बंद। उस दिन से नीलम नमक ना खाने की ठान लेती है। ऐसे ही दूसरी ओर कांता नीलम के घर परिवार के बारे में जानकारी निकलवाती है और वो उसके घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाती है, जहां नीलम की मां को सुधीर पसंद आता है क्योंकि वो भी एक अमीर परिवार से था। तो नीलम की मां शादी के लिए मना नहीं करती और नीलम को भी सुधीर पसंद आ जाता है और दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। उनकी मंगनी वाले दिन सुधीर अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, आप भी ना अपनी जिद को पूरा करके ही मानती है। आखिरकार आपने मेरे लिए वो नमक वाली लड़की पसंद कर ही ली। तो क्या हुआ बेटा, होने वाली बहू में कोई कमी थोड़ी ना देखते हैं। दिखने में कितनी सुंदर है और तुझे पता है अब ये एड वाले काम छोड़ रही है। शादी के बाद ही घर में रहकर मेरी सेवा ही किया करेगी। और क्या चाहिए तुझे? माँ, मुझे क्या चाहिए, आपकी मर्जी ही तो चल रही है। बस अब शादी करनी बाकी है, उसके बाद तो मैं सब कुछ कर ही लूंगा। मेरा मतलब जिम्मेदार बन जाऊंगा। समय का पहिया थोड़ा और घूमता है, जिसके बाद सुधीर और नीलम की शादी हो जाती है। शादी की अगली सुबह कांता की बहू की मुंह दिखाई और पहली रसोई थी। इस रस्म को और अपनी सुंदर बहू को लोगों को दिखाने के लिए कांता अपने मोहल्ले की सभी औरतों को बुलाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, आज तू इस घर में पहली बार आई है तो बस माँ जी, मैं जानती हूँ आगे आप क्या कहना चाहती हैं। आज मुझे ससुराल में पहली रसोई की रस्म निभानी है ताकि आपके आसपास की सभी नकचड़ी पड़ोसनों को आप जला सके और उन्हें ये बता सके कि आपकी बहू एक जाना माना नाम है। तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, आप बस मेरी तारीफें कीजिए। अरे वाह, मैंने जितना सोचा था मेरी बहू तो उससे कई ज्यादा सुंदर और समझदार है। बहू, अभी मैं जाती हूँ बाहर तेरी तारीफों के पुल बांधने। इतना कहकर अब कांता वहाँ से चली जाती है और यहाँ नीलम सबके लिए खाना बनाती है और वो सबके लिए बिना नमक का खाना बना देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ फिर से कांता आती है और नीलम से कहती है, बहू, सब तैयार हुआ या नहीं? बाहर सब मेहमान आ गए हैं। हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब तैयार हो गया है। आप बस चलो, मैं लेकर आती हूँ खाना। हाँ बहू, मुझे पता है तूने जो भी बनाया होगा अपनी तरह अच्छा ही बनाया होगा। अब जल्दी से बाहर सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर अब कांता नीलम को अपने साथ लेकर बाहर जाती है, जिसे देखकर सभी औरतें देखती रह जाती हैं और कांता से विमला कहती है, अरे कांता बहन, ये तो वही लड़की है ना जो टीवी के एड में आती है। वो कौन सा एड था? पुष्पा आयोडीन वाला है ना? हाँ विमला, सही कहा तुमने। मेरी बहू पुष्पा आयोडीन नमक का ऐड कर चुकी है और मैंने भी इसे पहली बार उस ऐड में ही देखा था, तो ठान लिया था अगर मेरी बहू कोई बनेगी तो पुष्पा आयोडीन नमक वाली नीलम ही। और देखो, मैंने अपनी बेटी की शादी इसी से करवा दी। अरे वाह कांता, तुमने तो सच में अपनी बात सच कर दी। और बहू, तुम्हें पता है, तुमने जब से वो नमक का ऐड किया है तब से हम भी वही नमक खाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी जी, कम से कम मेरी वजह से पुष्पा नमक का फायदा तो हो रहा है। चलो चलो, अब आप सबने मेरी बहू को देख लिया है ना, अब जरा मेरी बहू के हाथों का खाना भी तो चख लो। हाँ बहन जी, देरी किस बात की? अब कांता की बहू नीलम सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लेकर आती है और सभी खाना खाना शुरू करते हैं। लेकिन खाने में नमक कम था, जिस वजह से विमला कहती है, ये क्या है कांता बहन जी, इस खाने में तो बिल्कुल भी नमक नहीं है, कोई स्वाद ही नहीं है इस खाने में। क्या कहा? खाने में नमक नहीं है? अरे थोड़ा बहुत कम हो गया होगा, लेकिन खाने में नमक ही ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हें लगता है मैं झूठ कह रही हूँ? अरे खुद खाकर देख लो फिर बताओ। विमला की बात सुनकर कांता खाने का एक निवाला खाती है और कहती है, अरे बहू, सब्जी में तो सच में नमक नहीं है, तू ना खाना बनाते समय चखा नहीं था क्या ठीक से? नहीं माँ जी, वो क्या है ना, मैं नमक नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं भूल गई खाने में नमक डालना। अरे कांता, ये क्या, तुम्हारी बहू तो नमक का ऐड करती है, वो खुद ही नमक नहीं खाती, ये तो किसी मजाक से कम नहीं है। लेकिन बहू तो नमक क्यों नहीं खाती, कोई दिक्कत है क्या? अगर माँ जी को मैंने अपनी दिक्कत बता दी तो उनकी सब पड़ोसनी जो मुझे पसंद करती हैं, वो उनका मजाक बनाएंगी और मेरा भी। इससे अच्छा है कि चुप ही रहूं।
कुछ नहीं माँ जी, वो मुझे बचपन से ही नमक पसंद नहीं है, इसलिए मैं नमक नहीं खाती। माफ करना, मैंने सबके मुंह का स्वाद खराब कर दिया। अभी मैं सबके लिए नमक लेकर आती हूँ। अजीब बात है, आज तक मैंने कम ज्यादा नमक खाने वाले देखे थे, लेकिन कांता बहन पहली बार आपकी नमक ना खाने वाली बहू को देखकर जान गई, दुनिया में नमक ना खाने वाले भी हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और लगभग 1 महीने तक नमक ना खाने के चलते नीलम बीमार हो जाती है और एक दिन वो काम करते करते अचानक बेहोश हो जाती है। उसकी सास जब उसके गिरने की आवाज सुनकर किचन में जाती है तो नीलम को बेहोश पाकर जल्दी से डॉक्टर को घर बुलाती है और डॉक्टर कहता है, मुझको लगता है आपको इनके कुछ टेस्ट करवाने चाहिए, तभी पता चलेगा इन्हें हुआ क्या है। अच्छा ठीक है डॉक्टर जी, कल ही अपनी बहू के टेस्ट करवाने के लिए ले आऊंगी। ठीक है, जैसे ही सब रिपोर्ट आ जाती है मुझे जरूर बताना। अब मैं चलता हूँ। अगले दिन कांता अपनी बहू को डॉक्टर के कहने पर ब्लड टेस्ट करवाने के लिए ले जाती है। उसके अगले दिन जब रिपोर्ट लेकर डॉक्टर को दिखाने वो लोग जाते हैं तो डॉक्टर बताता है, आपकी बहू के बॉडी में सोडियम यानी कि नमक की कमी हो गई है। शायद ये नमक नहीं खाती है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति नमक का सेवन नहीं करता है तो सोडियम की कमी होने के कारण वो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर दिमाग पे ही पड़ता है, क्योंकि दिमाग में सूजन होने से याददाश्त की कमी हो जाती है और दिमाग में कई बातों को लेकर उलझन पैदा हो जाती है। व्यक्ति के बॉडी में सोडियम की कमी के कारण उसका दिमाग कमजोर होने लगता है, हमेशा सर में दर्द रहता है। इसीलिए आप अपनी बहू को कहिए भले ही नमक कम खाएं, लेकिन जरूर खाएं। डॉक्टर की बात मानकर अब कांता नीलम को सही से पूरी बात समझाती है और उस दिन के बाद से नीलम भी नमक का सेवन करना शुरू कर देती है। गोपी को पकोड़े खाने का बहुत शौक था, उसे पकोड़े बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन गोपी अपनी माँ सुधा के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। तभी वो अपनी माँ से कहती है, माँ आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ, मौसम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन मौसम का क्या भरोसा, अभी इतना अच्छा हो रहा है, थोड़ी ही देर में धूप भी हो जाएगी। क्या माँ आप भी ऐसे मत बोलो, इतना बढ़िया मौसम है, मैं तो जा रही हूँ पकोड़े बनाने। आराम से बैठकर मौसम के मजे लेते हुए खाएंगी। हाँ, महारानी को पकौड़े ही पसंद है तो पकौड़े ही बनाइयो। ये नहीं अपनी माँ के लिए चाय बना दे, कुछ बिगड़ जाएगा क्या तेरा चाय बनाने में? नहीं माँ, मैं तो आपके लिए चाय बनाने ही वाली थी, गुस्सा क्यों कर रही हो? इतना बोलकर गोपी वहाँ से चाय पकोड़े बनाने चली जाती है और थोड़ी देर में अपनी और सुधा के लिए गर्मा गर्म चाय पकोड़े लाती है और बारिश में चाय पकोड़े खाते हुए दोनों मजे लेते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता है। जब भी बारिश होती तो गोपी पकोड़े बना लिया करती और उसकी माँ भी कभी उसे पकोड़े बनाने से मना नहीं करती। कुछ दिनों बाद गोपी के लिए बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आता है और दोनों घर वाले आपस में बातचीत करके शादी तय कर देते हैं। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद गोपी अपने घर को अच्छे से संभालती है। कुछ दिनों बाद गोपी की सास कोकिला गोपी से कहती है, गोपी बहू, घर में मेहमान आने वाले हैं, तो एक काम कर, प्याज के और आलू के पकोड़े बना दे। माँ जी घर में मेहमान ही तो आ रहे हैं, कोई बारिश तो नहीं ना जो उनके लिए पकोड़े बनाए। पकोड़े तो बस बारिश के मौसम में ही स्वाद देते हैं। हाँ, तो अगर बारिश नहीं होगी तो क्या कभी तो घर में पकोड़े ही नहीं बनाएगी? माँ जी आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी ना, बारिश के बिना पकोड़े अधूरे हैं और बिना पकोड़ों के बारिश अधूरी है। ये कौन सी कहावत है? ये ना सुनने में कहावत लग रही है और ना ही कोई शायरी, मैंने तो कभी सुनी नहीं। मैंने ही तो अभी आपके सामने बनाई है, क्यों कैसी लगी? बढ़िया ना, बिल्कुल पकोड़े और बारिश की जोड़ी की तरह। अरे चुप कर, यहाँ खड़ी खड़ी गप्पे ही मारती रहेगी या मेहमानों के लिए कुछ बनाएगी, या फिर अपनी बकवास शायरी और कहावतों से ही उनको भगाने का प्लान है? क्या माँ जी आप बिना, मैं कहावत बोल रही हूँ तो आप क्या मस्त जोक मार रही हो, मजा ही आ गया। अरे करमजली, ये कोई जोक नहीं है, मेहमान आने ही वाले होंगे, जा उनके लिए कुछ बना दे। अब यहाँ खड़ी खड़ी कुछ भी बोल मत, जा सीधा किचन में और कुछ बना दे। कोकिला की बात सुनकर गोपी किचन में चली जाती है और सबके लिए बस चाय, नमकीन और बिस्किट ही लाती है। जब मेहमान आकर चले जाते हैं तो गोपी का पति मोहित और कोकिला बोलते हैं, अरे नासपिटी, तुझे अक्ल नहीं है? मेहमान आए थे तो बस चाय नमकीन रख दे उनके सामने, तुझे बोला था चाय पकौड़े बनाने के लिए। माँ जी आपको बोला तो था मैंने, चाय पकोड़े विद बारिश ही मजा आता है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। अरे तो मेहमान आए हैं, उनके लिए तो बना सकती थी ना,
अब क्या मेहमानों को पकोड़े खाने हो तो बारिश को भी अपने साथ लाएं। अब आपको पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूं? लेकिन ये तो सच ही है ना कि बिना बारिश के तो मैं पकोड़े बनाती नहीं। बारिश आने दो फिर बोलना पकोड़े चाहिए। गोपी इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू होता है और एक दिन बहुत जोरों की बारिश होती है। तब गोपी कोकिला के पास जाकर कहती है, क्यों माँ जी, क्या बोलती हो? मौसम भी है और दस्तूर भी। बेसन घोल दूं? क्या मतलब? समझती ही नहीं हो आप। मेरा मतलब है आज आपकी और मेरी तो इच्छा पूरी होगी पकोड़े बनाने की। आप यहीं रुकिए, मैं अभी झट से पकोड़े बना कर लाती हूँ। चलो, भला हो बारिश का। हमें पकोड़े तो नसीब में होंगे, वरना तेरी वजह से तो पकोड़े ही भूल जाते हम। ऐसे कैसे माँ जी? मैं तो आपको पकोड़े का ऐसा मजा दिलाऊंगी कि आप पूरी बारिश के मौसम में पकोड़े ही मांगोगी। हाँ, पहले अभी तो खिला दे। गोपी किचन में पकोड़े बनाने चली जाती है और वो घर में जितनी भी सब्जियां पड़ी थी, आलू, टमाटर, प्याज, मटर, सब के पकोड़े बना देती है और ले जाकर अपनी सास और पति के पास रख देती है, जिस पर मोहित पकोड़े देखकर कहता है, चलो फाइनली तुम्हारे पकोड़े और बारिश आ ही गई। मुझे तो लगा पकोड़ों की शक्ल देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। मेरे तो मन पसंद है, तो ऐसे कैसे नहीं मिलते? लो बना दिए, अब खाओ और बारिश के साथ पकोड़ों का मजा लो। लेकिन ये क्या है? तूने घर की सभी सब्जियों के पकोड़े बना दिए क्या? टमाटर, मटर, पत्ता गोभी, इनके भी कोई पकोड़े खाते हैं क्या भला? माँ जी, मेरा मानना तो यही है कि बारिश होती है जब तक तो बारिश में बैठकर पकोड़े के मजे लो, ये नहीं कि किचन में बैठकर पकोड़े ही बनाते रहो। इसलिए मैंने सभी सब्जियों के पकोड़े बना दिए। ऐसे ही चलता रहता है। जब भी बारिश होती तो गोपी सभी सब्जियों के पकोड़े बना देती। ऐसे ही एक दिन बारिश का मौसम बन रहा था और गोपी ने पकोड़े बना दिए। तभी कोकिला आकर कहती है, आज तूने फिर सारी सब्जियों का नाश मार दिया। कौन बोलता है तुझे इतने सारे पकोड़े बनाने के लिए? बारिश का मौसम है तो बारिश में सूखा सूखा अच्छा थोड़ी लगेगा। अच्छा चल दे, बना ही दिया है तो थोड़ा खा लेती हूँ मैं भी। अरे नहीं माँ जी, अभी रुकिए, बारिश तो होने दो, बारिश होगी तभी खाना। गोपी किसी को पकोड़े खाने नहीं देती जब तक बारिश ना हो जाए और थोड़ी देर में मौसम बदल जाता है, धूप निकल आती है तो गोपी बोलती है, क्या है, हटो, मौसम ने तो अपना रंग ही दिखा दिया। कोई नहीं बहू, मौसम चला गया तो क्या हुआ? पकोड़े तो है ना, चल बैठकर पकोड़े ही खाते हैं। नहीं माँ जी, ये पकोड़े बारिश में आराम से मजे करते हुए खाने के लिए बनाए थे। अब बारिश ही नहीं हो रही तो पकोड़े का क्या मजा आएगा? छोड़ो, अब फेंक देती हूँ मैं। इतना बोलकर गोपी सारे पकोड़े फेंक देती है और गोपी को ऐसे करता देखकर कोकिला मोहित से कहती है, बेटा ऐसे ही चलता रहा तो बहू तो सारी सब्जियों को ऐसे ही खराब करती रहेगी, और तुझे तो पता ही है सब्जियाँ कितनी महंगी आती है। हाँ माँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि गोपी का ये फितूर कैसे उतारें। मैं सारी सब्जियों को ही छुपा देती हूँ, ना रहेंगी सब्जियाँ और ना बनेंगे पकोड़े। इतना बोलकर कोकिला सारी सब्जियां छुपा देती है और फिर जब बारिश होने लगती है तो गोपी किचन में पकोड़े बनाने जाती है, लेकिन उसको एक भी सब्जी नहीं मिलती। पर उसे तो बारिश में पकोड़े खाने ही थे, तो वो जाकर केवल बेसन के पकोड़े बना लेती है और ले जाकर अपनी सास और मोहित के आगे रखती है। ये देखकर कोकिला कहती है, बहू घर में तो एक भी सब्जी नहीं थी, तो तूने किस चीज के पकोड़े बनाए? हाँ, और तुमने तो मुझे भी नहीं बोला था कि कोई सब्जी लानी है, तो पकोड़े कैसे बना दिए तुमने? आपको तो पता ही है मुझे बारिश में पकोड़े खाना कितना पसंद है, तो सब्जी हो चाहे ना हो, लेकिन मैं तो बारिश में पकोड़े जरूर खाऊंगी। आप लोग भी खाइए, मैंने बेसन के पकोड़े बनाए हैं। हे भगवान, सत्यानाश हो, ये बहू तो 4 दिन की बारिश में पकोड़े वाली ही बन गई है। एक इंसान होता है कि एक दिन बना लिया, लेकिन ये तो रोज रोज लग गई है। कोकिला अगली बार बेसन भी छुपा देती है और फिर दोबारा बारिश होती है। गोपी किचन में जाती है, उसे बेसन न मिलने पर वो कहती है, अब बेसन कहाँ गया? यहीं तो रखा रहता था। कोई नहीं, मैं दुकान से जाकर वापस ले आती हूँ। गोपी भीगते हुए दुकान जाती है और बेसन लेकर आती है, लेकिन तब तक बारिश ही बंद हो जाती है। गोपी को ऐसे देखकर कोकिला कहती है, क्या हुआ बहू, भीग कैसे गई? वो माँ जी, बेसन नहीं था तो बेसन लेने गई थी, लेकिन उसका भी क्या फायदा, बारिश तो बंद हो गई। अब तो पकोड़े का भी मजा नहीं आएगा। हाँ, बारिश में ही पकोड़े का मजा आता है। कोई बात नहीं, अगली बार बना लियो। ऐसे ही अगली बार जब बारिश होती है तो गोपी पकोड़े बना लेती है और उसे देखकर कोकिला कहती है, बेसन तो था नहीं, तो तूने पकोड़े कैसे बनाए? माँ जी, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है।
उस दिन बारिश में भीगते हुए मैं पकोड़े के लिए बेसन लेने गई थी, लेकिन बारिश बंद हो गई तो मैंने पकोड़े कहाँ बनाए। कोकिला के लाख कोशिशों के बाद भी गोपी के बारिश में पकोड़े बनाने की आदत नहीं जाती और वो घर में कुछ भी ना होने पर भी जुगाड़ करके पकोड़े बना ही लेती। कोमल की कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। उसके ससुराल में सिर्फ उसका पति और उसकी ननद थी, क्योंकि उसके सास ससुर भी काफी समय पहले ही मर गए थे। इसीलिए उसके भाई ने ही अपनी बहन को बहुत प्यार से पाला पोसा था। अब उसकी जिम्मेदारी कोमल पर आ गई थी। एक दिन कोमल अपनी ननद जस्सी से कहती है, अब तुम पूरी 21 साल की हो गई हो और इस उम्र में तो मेरी शादी भी हो गई थी। तुम बताओ कब कर रही हो शादी? अरे भाभी, अभी मेरी उम्र ही कहाँ है शादी की। आप भी ना, जब करनी होगी तो कर लेंगे। अरे ऐसे कैसे, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, पूरा हक है मुझे तुम्हारी शादी के बारे में सोचने का। अगर आज माँ जी और ससुर जी जिंदा होते तो शायद वो भी इस बारे में तुमसे बात करते। अरे भाभी, अभी आप ये सब बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं जा रही हूँ कॉलेज। जरूर इसका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है, तभी ये बार बार शादी की बातों को इग्नोर करती है। पता लगाना ही पड़ेगा, वरना ये हाथ से निकल जाएगी तो लोग सोचेंगे कि भाभी से एक ननद नहीं संभाली जाती। यहाँ कोमल अपनी ननद की शादी के बारे में सोच रही थी। वहीं दूसरी ओर जस्सी अपने कॉलेज का बहाना करके अपने बॉयफ्रेंड रोहन के साथ पार्क में घूमने के लिए जाती है, जहाँ जस्सी रोहन से कहती है, रोहन, तुम्हें पता है आज सुबह सुबह भाभी ने मुझे रोक कर कह रही थी कि 21 की हो गई हो, शादी नहीं करनी क्या। बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे पीछा छुड़ा कर आई हूँ, वरना कुछ दिनों में वो मेरी शादी करवा ही देती। ये तो तुमने अच्छा किया। वैसे भी अब तुम्हारी उम्र कहाँ है शादी की, जो अब से शादी के चक्करों में पड़ोगी। आराम से करना शादी। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? मैंने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि अभी मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। क्या कहा? कुछ सोचा नहीं? इसका क्या मतलब है? मुझे तो लगा था कि कुछ समय बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन तुम तो कुछ और ही कह रहे हो। अरे यार जस्सी, तुम पागल मत बनो। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे तुमसे शादी कर भी लूंगा तो कहाँ रखूंगा तुम्हें, क्या खिलाऊंगा? ये सब बस एक बहाना है। सच तो ये है कि तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो, है ना? यार जस्सी, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर सच में जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुमसे खुद शादी के लिए कहूंगा, पर अभी नहीं। और कैसे खुद के पैरों पे खड़े होगे तुम? अभी क्या मेरे पैरों पे खड़े हो? तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है। इतना कहकर अब रोहन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और जस्सी भी उससे नाराज अपने घर आ जाती है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। दोनों ने काफी समय से एक दूसरे से बात नहीं की थी। फिर खुद सामने से रोहन जस्सी को मैसेज करता है और माफी मांगता है। उस रात घर पर सिर्फ कोमल थी और कोमल जस्सी के कमरे में आकर कहती है, सुनो जस्सी, आज तुम्हारे भैया घर नहीं आएंगे तो आज रात तुम मेरे कमरे में ही सो जाना। ठीक है भाभी। अब जस्सी अपनी भाभी के कमरे में सोने के लिए चली जाती है, जिसके बाद रोहन से वो मैसेज पर बातें करती है और रात ज्यादा होने पर कोमल जस्सी से कहती है, अरे जस्सी, लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद नहीं आती जब लाइट ऑन होती है तो। ठीक है भाभी। और एक बात बताओ, तुम इतनी रात को किससे बातें कर रही हो ये मैसेज भेजकर? वो भाभी मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसी से बात कर रही हूँ। ज्यादा देर तक किसी से बातें मत किया करो और सो जाओ अब। हाँ, बस जा रही हूँ सोने, अब सो जाओ। जस्सी इतना कहकर फिर से रोहन से बात करने लगती है। रूम की लाइट तो ऑफ हो जाती है, पर जस्सी के फोन की लाइट और जस्सी के मैसेज पढ़ने और हंसने से कोमल परेशान हो जाती है और वो फिर जस्सी से कहती है, ननद जी, आप तो अपनी इस दोस्त को गुड नाइट कह दो और सो जाओ और मुझे भी सोने दो। हाँ भाभी, बस गुड नाइट ही कर रहे थे हम दोनों एक दूसरे को। अच्छा, गुड नाइट कहने में क्या पूरी रात लग जाती है? 2 शब्द ही तो लिखने हैं। अब जस्सी रोहन को बाय कहकर सो जाती है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन जस्सी की भाभी कोमल रोहन और जस्सी को मिलते हुए और बात करते हुए देख लेती है और जब जस्सी घर वापस आती है तो वो उससे पूछते हुए कहती है, जस्सी, सच सच बताना, सुबह जिस लड़की के साथ तुम घूम रही थी वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना? हाँ भाभी, और आपको कैसे पता चला कि वो मेरा बीएफ है? भाभी प्लीज आप भैया को मत बताना, वरना वो मेरा घर से बाहर जाना ही बंद कर देंगे। मैं रोहन से सच में बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी तुम्हारे भैया को, लेकिन तुम्हारा जो ये बॉयफ्रेंड है ना, वो ठीक नहीं है।
मैंने उसे कई बार किसी और लड़की के साथ भी घूमते देखा है। वो कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा है ना, या फिर उस लड़की को धोखा दे रहा है? नहीं भाभी, मेरा रोहन ऐसा नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आपने जरूर किसी और को ही देखा होगा। वो मेरा रोहन नहीं होगा। ननद जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे एक लड़की के साथ घूमते हुए। तुम्हें यकीन करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। मेरी ननद हो तो किसी के प्यार में पागल होने से बची रहो, यही चाहती हूँ मैं। कोमल की बात जस्सी के मन में बैठ जाती है और अब उसे लगता है कि सच में रोहन का किसी से अफेयर है। तभी वो रोहन को कॉल करती है और जैसे ही हेलो कहती है, उसे किसी लड़की की आवाज आती है और जस्सी कहती है, कहाँ हो तुम रोहन? मुझे तुमसे मिलकर एक जरूरी बात करनी है। जस्सी, मैं अभी बाहर हूँ डॉक्टर के पास। वो क्या है ना, माँ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं उन्हें दवा दिलाने आया था। अच्छा ठीक है, दिला दो दवाई अपनी माँ को। इतना कहकर अब जस्सी फोन कट कर देती है और सीधा उसी पार्क में जाती है जहाँ कोमल ने रोहन को उस लड़की के साथ देखा था। जब जस्सी वहाँ जाती है तो देखती है कि रोहन एक लड़की के साथ था और वो उसके सामने जाकर लड़की के पैरों में लेट जाती है और कहती है, नमस्ते आंटी जी, आपकी हालत तो काफी सही लग रही है। आप दिखने में भी बहुत सुंदर हो। अरे ये सब तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे माँ जी, आप गुस्सा क्यों होती हो? मैं आपके बेटे की होने वाली बीवी हूँ और अभी गर्लफ्रेंड हूँ। अरे कौन सा बेटा, कौन सी बहू? मैं अभी कुंवारी हूँ। पागल हो क्या तुम? रोहन, तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारी मम्मी है जिसे दवा दिलाने तुम जा रहे थे, लेकिन ये क्या, ये तो मना कर रही है। मतलब कि तुम मुझे धोखा दे रहे थे। अरे जैसा तुम सोच रही हो जस्सी, वैसा कुछ भी नहीं है। रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तुम्हें मैं बताती हूँ प्यार में पागल कैसे होते हैं। अरे ओ अकल से पैदल, ये मेरी बहन है। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? अगर कहता बहन के साथ हूँ तो भी तुम यकीन नहीं करती, इसलिए कहा माँ के साथ हूँ। तभी वहाँ पर जस्सी की भाभी कोमल आ जाती है और कहती है, क्या हुआ यहाँ पर? ये सब क्या हो रहा है? आप जस्सी की भाभी है ना? आप अपनी इस प्यार में पागल नंद को यहाँ से ले जाओ और कह दो इसे कि दोबारा मुझे शक्ल ना दिखाए यहाँ। अरे मुझ पर शक ही करना है तो भूल जाओ मुझे, और हाँ, आज से हमारा रिश्ता खत्म। इतना कहकर अब रोहन वहाँ से चला जाता है और रोहन की ये सब बातें सुनकर जस्सी रोने लगती है। उसे महसूस होता है कि उसने रोहन पर शक करने की गलती की। कुछ दिनों बाद कोई उसे बताता है कि रोहन शादी कर रहा है। ये बात सुनकर जस्सी उससे माफी मांगने के लिए एक बड़ी सी ट्रक में डीजे बजाती है और अपनी गलती की माफी मांगती है और उसके घर के बाहर बहुत हंगामा करती है। जब रोहन को ये सब पता चलता है तो वो उससे कहता है, अरे पागल, शादी मेरी नहीं, मेरी बहन की है। तुम्हें क्या लगता है जो लड़की मेरे प्यार में इतनी ज्यादा पागल है मेरे लिए कुछ भी कर सकती है? अरे मैं उसे इतनी सी बात के लिए छोड़ दूंगा? कभी नहीं। रोहन की बात सुनकर जस्सी खुश हो जाती है और जस्सी की भाभी भी अपनी ननद का पागल वाला प्यार देखकर उसकी शादी रोहन से ही करवाती है। दिवाली का समय नजदीक था, लेकिन पूजा अपने रोज के कामों में व्यस्त थी। तभी उसकी सास प्रमिला आकर उससे बोलती है, बहू, तू इन कामों में लगी रहेगी क्या? दिवाली सर पर आ गई है। कहा माँ जी, मेरे सर पर तो कुछ नहीं है। अरे मैंने कहावत के तौर पर कहा था, दिवाली में तो अभी 1 हफ्ता है। तूने अभी तक दिवाली की सफाई तक शुरू नहीं करी। माँ जी, घर के और कामों से तो फुर्सत मिलती नहीं है। अब दिवाली की सफाई मेरे अकेले के बस की बात तो है नहीं। अरे तेरी जगह मैं होती ना तो अकेले ही एक्सप्रेस की तरह सारी सफाई कर देती, लेकिन तेरी हड्डियों में तो जंग लगा हुआ है। अम्मा जी, मेरे अंदर आपके जितनी ताकत तो है नहीं, इसलिए माफ करना, मैं ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। अरे अब बस। प्रमिला की बात के बीच में वहाँ उसका बेटा केशव आता है, जो अपनी माँ और बीवी की बहस की वजह पूछता है और बोलता है, क्या हो गया? क्यों आप दोनों फिर से भारत पाकिस्तान की तरह आमने सामने आ गई? बेटा, तेरी इस बीवी को काम करने को बोलता ना तो 36 की जगह 40 बहाने बनाती है, और जो बहस करती है वो अलग। अरे हमने भी तो काम किया है ना अपने ससुराल में, हमने तो कभी नहीं करी ऐसी काम चोरी। केशव, माँ जी को बोल दो कि मैं काम चोरी नहीं कर रही, बस इतना कह रही हूँ कि दिवाली की सफाई मैं अकेले नहीं कर सकती, इसीलिए उनकी मदद चाहिए मुझे। अब केशव बेटा, तू ही बता, भला ये मेरी उम्र है दिवाली की सफाइयाँ करने की? अरे बहू के होते हुए सास काम करे, ये अच्छा लगता है? हाँ, तो आप भी घर में बहू लेकर आई है, नौकरानी नहीं। और वैसे भी ये सब कुछ पुरानी बात है, अब आपको बराबर का काम करवाना होगा। चुप हो जाओ आप दोनों। अरे दिवाली की सफाई की बात है ना, तो इसके लिए काम वाली रख लेंगे। इससे माँ ना आपको और ना पूजा तुमको
कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ये ठीक है। दोनों सास बहू की बहस का फैसला ये निकला कि अब दिवाली की सफाई के लिए नौकरानी रखी जाएगी। लेकिन अब परेशानी ये थी कि नौकरानी मिलेगी कैसे। इसके लिए पूजा ने अपने सभी दोस्तों को बोल दिया कि उनकी नजर में अगर कोई काम वाली हो तो वो उसे उसके घर भेज दे। अगले ही दिन एक डार्लिंग नाम की काम वाली, जी हाँ सही सुना आपने, जो पूजा के घर आकर बोलती है, हेलो मैम साहब, आपका नाम ही चेक है पूजा? हाँ मैं पूजा हूँ, तुम कौन? मैं डार्लिंग। किसकी डार्लिंग? अरे मैम साहब, मैं सबकी डार्लिंग हूँ, मेरा तो नाम ही डार्लिंग है। वो आपकी सहेली है ना चंपा मैडम, उन्होंने मुझे भेजा है यहाँ पे काम के वास्ते। चंपा नहीं चंपा नाम है उसका। और तुम यहाँ दिवाली की सफाई के लिए आई हो ना, चलो बढ़िया है। ये बताओ कितने पैसे लोगी? 1 हफ्ते का ही काम है, उसके बाद हिसाब बता देना। डोंट वरी मैम साहब, देखो दिवाली पर काम ज्यादा होता है, फिर भी मैं आपको सारे काम का कम करके बताऊंगी। 1 हफ्ते में आप मुझे बस 8,000 दे देना। क्या 8,000? 8,000 सुनकर प्रमिला भी अपने कमरे से बाहर आकर बोलती है, 8,000 रुपए, वो भी 1 हफ्ते के? अरे इतने पैसे में तो मेरी अपनी बहू खुद काम वाली बन के काम कर ले। पागल है क्या? इतने पैसे नहीं देंगे हम उसे। वैसे सच बात तो ये है कि अगर इसे नहीं रखूंगी काम पर तो मेरी सासू माँ मुझसे ही सारे काम करवाएगी। अच्छा सुनो डार्लिंग, 8,000 कुछ ज्यादा नहीं है, तुम 7,000 ले लो। देखो ज्यादा बहस मत करो, काम शुरू करते हैं। ठीक है मैम साहब, आपके लिए कर रही हूँ इतने में, वरना बाकी घरों से तो मैंने 10,000 रुपए लिए हैं। अरे डार्लिंग की बच्ची, उनके घर पे दिवाली की सफाई करके आई थी या लाशों की, जो तुझे इतना पैसा दे दिया? ओ माँ जी, आपको क्या पता दिवाली पर कोने कोने की सफाई करना कितना मुश्किल होता है। सही कहा डार्लिंग, कुछ लोगों को ना बस बोलना आता है, बड़ा आसान लगता है उन्हें, लेकिन काम नहीं करवाना होता। हाँ हाँ मार लेता नहीं, लेकिन एक बात तो सच है, तूने खुद काम से बचने के लिए इस डार्लिंग को रख लिया। हाँ, मेरे पास भी आपसे बहस करने के लिए टाइम नहीं है। चलो डार्लिंग, मैं तुमको काम समझा दूं। पूजा डार्लिंग को सारा काम समझाकर खुद सोफे पर आराम से बैठ जाती है। तभी डार्लिंग एक टेबल को लेकर हॉल में आती है और बोलती है, मालकिन आज सारे घर के पंखे साफ कर देती हूँ, इनके ऊपर बहुत गंदगी होती है। हाँ हाँ ठीक है। डार्लिंग टेबल पर चढ़कर पंखे तक पहुँचने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो गिरने लगती है। तभी पूजा का पति अचानक से आकर उसको गिरने से बचा लेता है और अपनी गोद में उठाकर नीचे उतारता है। ये देखकर पूजा बोलती है, केशव क्या हो रहा है ये? अंधी हो क्या? दिख नहीं रहा क्या? वो गिरने वाली थी, उसको गिरने से बचाया है। और ये है कौन? कौन है क्या? आपने ही तो बोला था दिवाली की सफाई के लिए काम वाले रख लेना, तो वही है ये डार्लिंग। यार टाइम तो देखा करो, ये यहीं खड़ी है और तुम मुझे डार्लिंग बोल रही हो। मैं डार्लिंग उसको बोल रही हूँ क्योंकि उसका नाम है डार्लिंग। वाओ डार्लिंग, कितना यूनिक नाम है, आई लाइक इट। साहब अंग्रेजी में गाली वाली तो नहीं दे रहे ना? अरे नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। मेरा जुगनू भी यही बोलता है मेरे को कि डार्लिंग तेरा नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। हो गई आप दोनों में नाम की चर्चा, तो श्रीमती डार्लिंग जी जरा काम पर लग जाइए। ठीक है मालकिन, काम तो मैं कर देगी, पर मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा ना पंखे तक, तो बताओ क्या करूं? जितनी जुबान बढ़ाई है उतनी हाइट भी बढ़ा लेती, अच्छा होता। अरे अरे कोई नहीं, लाओ ये पंखा मैं साफ कर देता हूँ। केशव डार्लिंग की मदद करने के लिए खुद पंखा साफ कर देता है। ये देखकर पूजा गुस्से में बोलती है, पंखा साफ करके जरा मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेचारा केशव अपनी बीवी की घूरती आंखों को देखकर डर जाता है और जल्दी से पंखा साफ करके अपने कमरे में जाता है, जहां पूजा हाथों में झाड़ू लेकर उससे बोलती है, आज तक मेरी मदद के लिए तो आपने कभी चम्मच साफ नहीं किया और एक काम वाले की मदद करने के लिए पूरा पंखा साफ कर दिया। अब तुम्हारी सफाई तो मैं करती हूँ। पूजा झाड़ू से केशव की फुर्सत से पिटाई करती है और बेचारा केशव पंखे की तरह वो भी चमक जाता है। थोड़ी देर में डार्लिंग उनके कमरे में साफ सफाई करने आती है और कांच की टेबल पर गुलदस्तों को देखकर बोलती है, मेम साहब ये कांच की टेबल मुझसे साफ नहीं होगी, कुछ टूट वूट जाएगा तो? डार्लिंग जब ढंग से काम नहीं करोगी तो टूटेगा ही ना। अब चुपचाप सफाई करो और ये काम चोरी करना बंद करो, मैं अभी आती हूँ। पूजा के जाने के बाद डार्लिंग डर डर कर कांच की चीजों की सफाई करने लगती है। तभी टेबल पर रखे गुलदस्ते पर उसका हाथ लगता है
और वो गिरने ही वाला होता है कि तभी बेड पर लेटा केशव उसको भी गिरने से बचा लेता है। ये देखकर डार्लिंग बोलती है, साहब आप तो गिरने से बचाने में एक्सपर्ट हो, पर देखो ना मैंने मालकिन को बोला था मेरे से ये साफ नहीं होगी, फिर भी जानबूझ के करवा रही थी। अभी कुछ टूट जाता तो मुझे ही बोलेगी। अरे तो ध्यान से करो ना, रुको मैं बताता हूँ कैसे करना है। केशव टेबल को साफ करके बताने लगता है। तभी कमरे में पूजा आती है और एक बार फिर से केशव को डार्लिंग की मदद करता देखकर बोलती है, अरे वाह, आप उसके लिए टेबल भी साफ कर रहे हैं। वेरी गुड, आई लाइक इट बेबी। डार्लिंग तुम 1 मिनट यहीं रुकना, मैं आती हूँ। पूजा अपने पर्स से 1000 रुपए निकाल कर लाती है और डार्लिंग को देते हुए बोलती है, डार्लिंग ये लो 1000 रुपए। हफ्ते के 7 दिन होते हैं और 7 दिन के हिसाब से 7000, यानी कि तुम्हारे हर दिन का 1000। तो अब ये पकड़ो 1 दिन के 1000 रुपए और यहाँ से जाओ और दोबारा मत आना। अरे पर मीम साहब हुआ क्या, काम पसंद नहीं आया क्या मेरा? काम किया हो तुमने तब पसंद आएगा ना। और वैसे भी मुझे फ्री का सर्वेंट मिल चुका है, तो अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे को क्या है, वैसे भी मेरे को काम की कमी नहीं है। डार्लिंग के जाने के बाद पूजा हाथों में झाड़ू लिए केशव को घूर रही होती है। तभी वो बेचारा अपनी सफाई पेश करते हुए बोलता है, डार्लिंग, ओह सॉरी बेबी, मैं बस उसको बता रहा था कि कैसे साफ करना है, उसकी मदद नहीं कर रहा था। सच्ची तुम्हारी कसम। अच्छा जी, आप उसे बता रहे थे कि काम कैसे करना है। चलो अच्छा है, आपको तो पता ही है कि काम कैसे करना है। अब दिवाली की सारी सफाई आप करोगे, और अगर किए आपने ड्रामे तो ये झाड़ू देख रहे हो ना मेरे हाथ में, मैं आपकी सफाई कर दूंगी। पर बेबी, अच्छा ठीक है, करता हूँ। पूजा पंखों, खिड़कियों, दरवाजों और घर के हर कोने कोने की सफाई झाड़ू की नोक पर करवा रही होती है। तभी उसकी सास आती है और अपने बेटे को काम करता देखकर बोलती है, अरे केशव, अरे तू क्यों फटके पटके मार रहा है? डार्लिंग कहाँ मर गई? केशव ने कहा कि दिवाली की सारी सफाई वो खुद करेंगे, इसलिए मैंने डार्लिंग को रफा दफा कर दिया। आपको कोई प्रॉब्लम है सासू माँ? प्रमिला भी अपनी बहू के हाथों में झाड़ू देखकर डर के बोलती है, नहीं बहू, सही किया, कर लेगा ये सारी सफाई। अजी आप रुक क्यों गए? जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। देखिए वो वाला कोना रह गया, और अभी सारा घर साफ करके लाइट्स भी लगानी है दिवाली की। बेचारा केशव दिवाली की सफाई करते करते उसका खुद दिवाला निकल जाता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। बीवी के हाथ में झाड़ू हो तो अच्छे अच्छे पतियों की हवा निकल ही जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।